Good morning and Jai Hind students. Today we will study about Gibbs free energy. Gibbs free energy के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको सेल के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि सेल का रिएक्शन जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे जुड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि रिएक्शन जो ये चलता है रेडॉक्स रिएक्शन है सेल के अंदर, जिस सेल का चर्चा करके हमने नर्नस्ट इक्वेशन बाहर किया है वो रिएक्शन आपको मालूम होगा Zn प्लस 2 रिएक्शन सेल जिस पर हमने नर्नस्ट इक्वेशन को बाहर किया है वो आप जानते होंगे कि Zn प्लस Cu प्लस प्लस गोज टू Zn प्लस 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 Cu। ये रिएक्शन था जिस पर हमने डेनियल सेल को पढ़ा और नर्नस्ट का इक्वेशन डिराइव किया। अब आज हम लोग इसी रिएक्शन को पढ़ने में गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 11 का, क्योंकि हर एक रिएक्शन को कितना जाएगा, कितना चलेगा, नहीं चलेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन फिजिबल होगा, फिजिबल होगा, ये सारे डिसीजंस जो है थर्मोडायनेमिक स्केल पर लिए जाते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले इसको जानिए। गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड इन द यूजफुल वर्क। तो ये समझिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इज द एनर्जी released during the reaction which can be utilized in useful work, गिब्स एनर्जी वो रिएक्शन एनर्जी है जिसका उपयोग यूजफुल वर्क में होता है। तो द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन बी टेकन इन यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी का केस और नॉन स्पॉन्टेनिटी का केस, फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th में, यहाँ मैं थोड़ा चर्चा करता हूं। अगर इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी इज 0 वो रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। नॉन फिजिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो इस कंडीशन में क्या? रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। दो सब्सटेंस को आपस में मिला दिया, रिएक्शन शुरू हो गया और रिएक्शन होके खत्म हो गया। ये स्पॉन्टेनियस, इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको कोई एनर्जी नहीं देना। अगर डेल्टा से 0 हो गया तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं चल सकता। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन तो चलेगा लेकिन अपने आप नहीं चलेगा, बाहर से एनर्जी उसमें देना होगा। जब बाहर से एनर्जी सप्लाई होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट। अब इसको हम विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट के माध्यम से समझते हैं। दो ही प्रकार के स्टूडेंट दुनिया में होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस है, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट जो है वो अपने से किताब खोल के पढ़ता रहता है, उसको किसी दबाव की जरूरत नहीं। यानी कि एग्जामिनेशन का दबाव है, पढ़ना शुरू कर दिया, पिताजी घर पर है, डर के पढ़ना शुरू कर दिया, ये दबाव है, एक प्रेशर है, या कहा जाए एक एनर्जी उस तक आ रही है जिसकी मजबूरी में वो पढ़ रहा है। स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट वह होता है जो बिना किसी दबाव के स्वतः ही अपने आप पढ़ता चला जाता है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उससे मतलब नहीं, वो पढ़ता ही रहेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है। स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट ही दुनिया में सफल होते हैं।
नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स का मतलब एनर्जी देना पड़ेगा उस पर। अब नहीं पढ़ रहा है तो एनर्जी देने का मतलब उसको पीटा जाए, उसको सजा दी जाए, ये एनर्जी देना हो गया। तो ये दो बातें यहां हम लोग देखते हैं। और यहां जिस इक्वेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में बहुत शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वह क्या होता है? वह आपका डेनियल सेल। तो डेनियल सेल is a device which converts chemical energy into electrical energy. The reaction which occurs in Daniell cell is always spontaneous. ये हमेशा spontaneous reaction देता है। तो spontaneous reaction होने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू जब भी हम सेल को कंसीडर करेंगे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑलवेज नेगेटिव फॉर सेल, ऑलवेज नेगेटिव फॉर द सेल। सेल के लिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब सेल के लिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी को हम सेल से कैसे जोड़ेंगे? तो सेल से जुड़ा हुआ है, ये इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू NEF, ये आपका जुड़ा हुआ। और नेगेटिव साइन हमेशा होगा क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो N क्या है? N है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। और E क्या है? EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। और यहां हम आते हैं F, EMF ऑफ द सेल। F क्या है? F इज योर फैराडे, फैराडे, ये फैराडे। तो यहां जो इक्वेशन हमको मिल रहा है इसमें कांस्टेंट्स मिल रहा है। जैसे हम कांस्टेंट्स देखते हैं, क्या है कांस्टेंट्स इक्वेशन में? हमको मिल रहा है n, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे केस में चार्ज क्या है? डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट हमने आयन उठाया, तो डाइवैलेंट में क्या है? Cu++ लिया है या Zn++ लिया है। तो ये n की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 हो जाएगी हमारे केस में जो हमने कंसीडर किया है। और E जो है क्या है आपका? EMF ऑफ द सेल है। F क्या है? फैराडे है। तो फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है। ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। अब ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट नहीं है। तो ये पार्ट कांस्टेंट नहीं है। दो चीजें इसमें कांस्टेंट हमको मिली है, फैराडे और N, लेकिन E का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहां अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा G is proportional to minus E, EMF of the cell। अब कितना रिएक्शन चलेगा, उसके स्पॉन्टेनिटी का लेवल क्या होगा, ये आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। अगर EMF ऑफ द सेल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन लार्ज क्वांटिटी में चल रही है। इफ E is large, E is large, the reaction takes place to large extent। अब ये बताना है कि इसमें अगर E की वैल्यू बड़ी है तो डेल्टा G का संबंध ये है कि EMF ऑफ दिस सेल से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना बड़ा EMF होगा इस सेल का, उतना ही बड़ा डेल्टा G की वैल्यू होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्वांटिटी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहां से पता चलेगा? E की वैल्यू से जोड़ के पता लगाया जाता है। तो यहां हमने देखा कि डेल्टा G NEF, ये गिब्स एनर्जी को जोड़ा गया है सेल के EMF के साथ, जहां N आपका नंबर ऑफ चार्ज है और ये F फैराडे है। ये दोनों ही कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं तो डेल्टा G अपना रिलेशन बनाता है E के साथ। और EMF ऑफ द सेल जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही ज्यादा रिएक्शन होता है। अब अगली पार्ट को हम लोग देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट से रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। रिएक्शन को सेकंड इक्वेशन से समझते हैं। अब यहां जो रिएक्शन डेल्टा जी का एक इक्वेशन और है जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन आपने पढ़ा है -RT ln K, ये आपने पढ़ा। तो -RT ln K ये गिब्स एनर्जी का इक्वेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th लास्ट चैप्टर
और यह है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने इस इक्वेशन को क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहां K का वैल्यू क्या है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा यहां हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लॉग बेस E को ln से रिप्रेजेंट किया। ln का मतलब क्या है, ln रेफर्स लॉग टेकन ऑन द बेस E, लॉग बेस E पर लिया गया है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ln से करते हैं साइंस में। अब लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में चेंज करना होगा, तो इसका हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, लॉग बेस E इक्वल टू 2.303 लॉग 10। ये रिलेशन है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे। लॉग का बेस जब चेंज करते हैं E से 10 पर, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम इसको लॉग के फॉर्म में लेते हैं, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू -2.303 RT, और यहां आ जाएगा लॉग K, ये आपको मिल गया। तो इस जगह पर आप जानते हैं ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, T क्या है, कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो टेकिंग आउट कांस्टेंट, टेकिंग आउट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको, डेल्टा Z is directly proportional to minus log K, ये हमको मिल रहा है। अर्थात K की वैल्यू जितनी बड़ी होगी डेल्टा Z का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जितना बड़ा होगा डेल्टा Z की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ये बताएगा कि स्पॉन्टेनिटी का लेवल क्या है। तो यहां हम लोग इससे समझते हैं एक बात की, द वैल्यू ऑफ K, the value of K decides the spontaneity of the reaction, decides the spontaneity, decides the spontaneity and the extent of the reaction, and the extent of the reaction. रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कितना दूर तक रिएक्शन जाएगा, और स्पॉन्टेनिटी का लेवल क्या है, ये किस स्पॉन्टेनिटी के साथ चल रहा है, ज्यादा स्पॉन्टेनिटी है, कम स्पॉन्टेनिटी है, ये सारे डिसीजन फैक्टर्स यहां से लिए आते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक स्केल है जहां से हमने चीजों को पढ़ा। अब ऐसा करते हैं कि दोनों फॉर्मूले को आपस में लड़ाते हैं। वी आर कंपेयरिंग द टू फॉर्मूला ऑफ डेल्टा Z। तो डेल्टा Z, द टू फॉर्मूला व्हिच वी आर ट्राइंग ओवर हियर, सी comparing the two formula of delta Z, comparing the two formula of delta Z, delta Z के एक्सप्रेशन को आपस में मिलाते हैं। तो डेल्टा Z में हमने एक चीज देखा, NEF ये फॉर्मूला है, और डेल्टा Z का एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा है कि -RT ln K, एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा। चूंकि अब दोनों ही डेल्टा Z के एक्सप्रेशन है, इसलिए दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। यहां 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, NEF -NEF इक्वल टू -RT ln K, ये हमको मिलेगा। ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा। तो यहां जो बात हमको मिल रही है कि NEF इक्वल टू RT, अगर 2.303 हम यूज करते हैं लॉग 10 पर, इसको ले लेते हैं, तो RT यहां 2.303 RT log K। अब K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो देखिए K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो पहला एप्लीकेशन ये इसका बनता है कि आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको मालूम है तो यहाँ के किसी आर्टिकल को आप निकाल सकते हैं। जैसे N की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में मालूम होती है, फैराडे की वैल्यू आपको मालूम ही होगी, और अगर Kc मालूम है तो Kc मालूम होने का मतलब क्या है कि आप इस बात को जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2+, अगर ये आपको मालूम है तो यहां से E ऑफ द सेल निकाला जा सकता है। इसलिए EMF निकालने का एक रास्ता और बनता है कि E = 2.303 RT, और यहां हम लेते हैं log। अब एक विशेष रिएक्शन की बात करते हैं तो Zn2+, और यहां आ जाएगा हमारा Cu2+, यहां हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा NF। यहां से हम लोग E की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात EMF ऑफ द सेल हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके रिलेशन को अगर देखने की कोशिश करें कि E का रिलेशन कहां जुड़ रहा है, तो यहां से कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा। अब इस इक्वेशन में ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यहां ये क्या है, कांस्टेंट है, ये सब तीनों कांस्टेंट है। तो इस जगह पर E के बारे में हम क्या रिपोर्ट करेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log K, ये निकल रहा, अर्थात EMF ऑफ द सेल किस पर डिपेंड करेगा, K की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कैसा डिपेंडेंस है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है, अर्थात इफ द वैल्यू ऑफ K is high, then EMF of the cell is high. EMF of the cell is high. अगर K की वैल्यू हाई है तो सेल का EMF हाई होगा। देखिए ये जो इलाका हम पढ़ रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हम समझ लें तो बेहतर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, यहां ध्यान दीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है फिजिक्स इन केमिस्ट्री। फिजिक्स इन केमिस्ट्री, जब हम फिजिक्स को केमिस्ट्री में लगा के पढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री बन जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में नियर अबाउट आप वही पढ़ेंगे तो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जहां आपस में मिलते हैं उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ फिजिक्स की धारा पर सोचना होगा। फिजिक्स की धारा पर सोचने का मतलब हो गया कि फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, तब ये पार्ट जो है हमें अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू लॉट।